नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनएसए और उससे जुड़े तमाम विवादों को, तमाम पहलुओं को, तमाम प्रावधानों को और इसके साथ साथ संविधान के कुछ आर्टिकल से किस प्रकार इसका टकराव होता है, उन सभी बातों को विस्तार में जानने वाले हैं। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होगा। आज हम पूरा सब कुछ क्लियर कर लेंगे और क्यों इसे खत्म करने की बात कही जाती है और इस तरीके से इस पर क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं, उन सभी बातों को आज हम जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। अगर जानकारी अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में संसद द्वारा पारित किया गया था और तब से इसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। एनएसए राज्य को बिना किसी औपचारिक आरोप, बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। तो ये काफी पावरफुल है और यहाँ पर किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है इसके बारे में आगे बताया जा रहा है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने की स्थिति में, ये संदेह की स्थिति में उसने अभी ऐसा कर्म नहीं किया है, ऐसा कृत्य नहीं किया है या फिर कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन अगर उस पर इस बात का संदेह है कि वह राज्य की सुरक्षा के लिए और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कई शब्द आते हैं: हिरासत, गिरफ्तारी, न्यायिक समीक्षा, ठीक, तो कस्टडी, जो जुडिशियल कस्टडी। तो इन सभी बातों को हम केवल सुन लेते हैं लेकिन हम गौर नहीं करते, जबकि ये क्या है कि ये काफी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, इनके बड़े बड़े अर्थ हैं और इनके बीच काफी सूक्ष्म अंतर हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। तो अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि हम सभी बातों को समझ सकें कि गिरफ्तारी क्या होती है, न्यायिक हिरासत क्या होती है। देखें, यहाँ पर हिरासत जैसे शब्दों का यूज किया जा रहा है, जैसे मनीष कश्यप और मनीष सिसोदिया दोनों जी का मामला चल ही रहा है। तो यहाँ पर एनएसए का जो आरोप लगाया गया है वो मनीष कश्यप जी पर लगाया गया है। और जैसे कि यहाँ पर जो शब्दावलियां यूज हो रही हैं, न्यायिक हिरासत, ठीक है, हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तारी, कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, इन सब के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो जिलाधिकारी उसके खिलाफ एनएसए लगा सकते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पर बताई जा रही है, यदि किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है तो उसे एनएसए के तहत तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। और तीसरा प्रावधान, यदि व्यक्ति को अदालत ने बरी कर दिया है तो उस व्यक्ति को एनएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बरी हो गया, अब ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये व्यक्ति बरी होकर गया है, तो फिर से मान लीजिए किसी संगठन से जुड़ा था, किसी समूह से जुड़ा था, या फिर मान लीजिए किसी आतंकवादी क्रियाविधि से जुड़ा था, तो फिर से यह उसी घटना को अंजाम दे सकता है। इसके कारण उसे एनएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये पूरा मामला था। तो आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि कानून किसी व्यक्ति के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के संवैधानिक अधिकार को छीन लेता है। यहाँ पर मूल बात जो बताई जा रही है कि जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जो अधिकार है उसे इसके तहत छीन लिया जाता है। और जैसा कि मामला तब होता है जब आरोपी पुलिस हिरासत में होता है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आधिकारिक अदालत के साथ जमानत अर्जी अदालत का भी अधिकार नहीं है, कि उसे जमानत का भी अधिकार इसके तहत नहीं दिया जा सकता। तो कुछ लोग इसकी तुलना जैसे कि जो रॉलेट एक्ट आया था उससे करते हैं, और जैसे वहां पर बताया गया था कि कोई दलील, कोई अपील नहीं और तुरंत गिरफ्तारी कर ली जाती थी, तो ऐसी ही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो क्यों इसे खत्म करने की बात कही जाती है, उन सभी को, उन सभी व्यक्तियों के, उन सभी संगठनों के, उन सभी आयोगों के तर्कों को भी हम आगे समझने वाले हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में रखा भी गया है तो उसका क्या आरोप है उसे यह भी पता नहीं लग पाता, क्योंकि उसके ऊपर एनएसए लगाया गया है। और यह इसे मतलब पुलिस को, राज्य को एक तरीके से काफी विशेषाधिकार इसके तहत
मिला हुआ है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में बिना उसके खिलाफ बताए गए, मतलब आरोप क्या है उसको बताए बगैर ही 10 से 20 दिन तक रखा जा सकता है। कहां पर? हिरासत में रखा जा सकता है। और इसके तहत अगर हम सुरक्षा की बात करें या फिर कुछ जो आर्टिकल हैं उनके बारे में बात करें, आर्टिकल का जो यहाँ पर टकराव होता है उसके बारे में भी अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निहित कुछ मामलों में निवारक हिरासत, गौर कीजिएगा, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार देने की अनुमति देता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर क्या हुआ है, गिरफ्तार किया गया है, तो उसे क्या अधिकार देता है? सुरक्षा का अधिकार देता है। कौन देता है? आर्टिकल 22। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली जो बात है वो यही है कि जो आर्टिकल 22 का क्लास 3 है वो प्रदान करता है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध अधिकार निवारक निरोध के मामले में लागू नहीं होंगे। इस प्रकार यह इसका अपवाद बन जाता है। इसे एक तरीके से अपवाद की श्रेणी में बनाया गया है। लेकिन दोस्तों एनएसए के तहत एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा अनुच्छेद 22 भाग 5 के तहत प्रदान की गई है और यहाँ पर जो मानवाधिकार समूह हैं उन्होंने अतीत में कहा कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 22 और सीआरपीसी के तहत विभिन्न प्रावधानों को समाप्त करता है और उनका आगे कहना है कि गिरफ्तार व्यक्ति अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और कानूनी व्यवसायी अर्थात वकील जो बताया जा रहा है से परामर्श करने के लिए उसके आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन एनएसए इसका एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति को क्यों आरोपी मतलब हिरासत में लिया गया है, उसका क्या आरोप है, यह भी बातें नहीं बताई जाती है। और कुछ मानवाधिकारी समूहों का तर्क है कि राजनीतिक विरोधियों या सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए अक्सर अधिकारियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। तो मैंने शुरू में कहा कि लोगों का क्या कहना है और उनके क्या तर्क हैं, उन सभी बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिनियम को निरस्त करने या संशोधन करने की इन समूहों द्वारा बार बार मांग उठाई जाती है। तो आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।